ये वाला हिस्सा हमारा, ये जहाँ पर हमारे पांचों सेंसेस हैं और उसके बाद हमारा ये जो ब्रेन है यहाँ रखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर के जो कनेक्शंस है वो कनेक्शन से डिटरमिन होता है हमारा बिहेवियर का क्या होगा, हमारा सोच कैसा होगा। हमें लग रहा था कि शायद ब्रेन सिर्फ इसके अंदर है, बट ये सब आर्बिट्ररी वर्ड्स हैं कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये गट है। जब डिप्रेशन फॉर एग्जांपल हमें हिट कर रहा है या स्ट्रेस हमें हिट कर रहा है, न्यूरोलॉजिकली कुछ होता है ऊपर। मैं आपके स्कैन करके नहीं बता पाऊंगा कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं, बट अगर आपको डिप्रेशन है तो मैं स्कैन करके देख सकता हूँ कि उसका इफेक्ट कितना हुआ। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन आर बोथ कंडीशंस वेयर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस चला जाता है, तो सेक्स तो अफेक्ट होगा ही। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा भी आता है। जो पीरियड के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे उसके वजह से इमोशनल चेंजेस, देयर इज अनदर डिजीज कॉल्ड PMDD। क्यों ऐसी मेंटल स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर आपको रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आज के ज़माने में जब हमारे पास टाइम और अटेंशन नहीं है हमारे काम के लिए, खुद के लिए, और किसी पे टाइम और अटेंशन देना भी एक चैलेंज होता है। एक सवाल जो मेरे मन में था, इज देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है टू कीप योरसेल्फ हैप्पी? शॉर्ट टर्म में आपको खुशी नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में मिलेगी। हेलो एंड वेलकम टू मेंटल वेल्थ, हमारा पॉडकास्ट CNBC आवाज पर जो खास डेडिकेटेड है मेंटल वेल बीइंग पर। आपकी सेहत, लेकिन आपकी मानसिक सेहत कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हो सकती है, इस पर पूरी बातचीत हम यहाँ पे करते हैं। हालांकि ये हमारी शुरुआत और कोशिश है कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको कुछ अच्छे इंसाइट, कुछ नॉलेजफुल इंसाइट, कुछ ऐसी बातें लेकर आएँ जो डे टू डे में आप जितना जानते हैं, समझते हैं, उससे थोड़ा सा आगे हो। क्योंकि मेंटल हेल्थ वैसे तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स आजकल बहुत बातचीत में आते हैं, लेकिन इनके सही मायने क्या हैं, इनको आप कैसे समझेंगे, इनके साथ कैसे डील करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइट इन्फॉर्मेशन इज़ द की, और इसीलिए है मेंटल वेल्थ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ आपका होस्ट विपिन भट्ट। और आज मेंटल वेल्थ पे हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो बड़े ख़ास हैं अपने आप में। एक तो देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी में उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट है। इनफैक्ट शायद वो इसी की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन फिर वो न्यूरोलॉजी में आ गए, एक डॉक्टर बन गए। लेकिन बहुत गहरा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं, और जब आप साइकोलॉजी को न्यूरोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके साथ साथ वो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं मेंटल वेल्थ पे डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, एंड फेमसली नोन एज सिड वॉरियर। तो डॉक्टर सिड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड इनफैक्ट इस समय जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने आपको पहले भी कई बार देखा होगा, सुना होगा, एक फेमिलियर फेस है। तो उम्मीद आपसे काफ़ी ज़्यादा रहेगी शायद उनकी कि इस बार डॉक्टर वॉरियर हमें क्या नया बताते हैं। राइट, तो कि चूँकि फोकस एरिया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो क्या मेंटल हेल्थ, ये वाला हिस्सा हमारा, ये जहाँ पर हमारे पांचों सेंसेस हैं और उसके बाद हमारा ये जो ब्रेन है यहाँ रखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। यहीं पे पूरा मेंटल हेल्थ का जो बॉक्स है या पूरा घर है वो इसी जगह है। सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेंटल हेल्थ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम ग्लैड कि इस प्लेटफॉर्म में भी वो बात हो रही है। ये जो थॉट है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ सर में है, वैसे तो ये यहाँ तक बात आने के लिए भी हमें काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग पाना था। बिकॉज 100 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो हमें ये भी नहीं पता था कि ब्रेन से मेंटल हेल्थ आता है। उसके पहले तो लोग सोचते थे कि शायद पेट से आ रहा हो, यूट्रस से आ रहा हो। इनफैक्ट दैट वर्ड जो है हिस्टेरिया, जो लोग पहले यूज करते थे कि कोई अजीब से बात कर रहा है, कोई लेडी है जो चिल्ला रही है तो वो हिस्टेरिकल है, वो टर्म हिस्टेरिया भी हिस्टरस से आया है, माने यूट्रस से। तो ऐसे एक टाइम था जब हमें पता भी नहीं था कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम से तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम रिवर्स में जा रहे हैं कि नाउ वी आर रियलाइजिंग कि सिर्फ ब्रेन ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी से मेंटल हेल्थ एमर्ज होता है। जैसे हमारा गट से भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। लिवर, किडनी,
ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. सो राइट नाउ आई वुड से कि नहीं, पूरा बॉडी ही है जो एक साथ तुम्हारे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है. राइट, लेकिन जो मेंटल हेल्थ की चीज़ें हैं, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो कहाँ घट रहा होता है? वो यहाँ दिमाग में ही घट रहा होता है? एज ए न्यूरोलॉजिस्ट अगर आप हमें बताएं कि क्या हो रहा, मतलब इसी जगह का फंक्शन है ये सारी चीज़ें, या कहीं और हो रही है शरीर के अंदर? आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर के जो कनेक्शंस है वो कनेक्शन से डिटरमिन होता है हमारा बिहेवियर का क्या होगा, हमारा सोच कैसा होगा. एंड देर आर सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स, माने केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जैसे आपने सुना होगा डोपामीन या सेरोटोनिन. दीज आर ऑल ब्रेन केमिकल्स. ये केमिकल्स से हमारा ब्रेन कनेक्शन स्ट्रांग या वीक हो सकता है, और इसी कनेक्शन और केमिकल्स के इम्बैलेंस के वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकता है. अब मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बताया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बट उसका मतलब ये नहीं है कि गट इंपॉर्टेंट नहीं है या हमारा ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. फिर भी और थोड़ा डीप डाइव करता हूँ कि ये सप्लीमेंट्री सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, आपका गट, आपका बाकी का हिस्सा, कि आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है तो डेफिनेटली डे टू डे में जो आपका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ जो है वो शायद इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है, तो प्राइमरली मेंटल हेल्थ कहाँ पे घट रहा है बॉडी के अंदर? दैट इज ब्रेन. तो लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे. ओके. हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द ब्रेन एंड्स इज इवॉल्विंग. ओके. तो हमें लग रहा था कि शायद ब्रेन सिर्फ इसके अंदर है, हाँ. बट ये सब आर्बिट्ररी वर्ड्स है कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये गट है. ओके. बट आप देखोगे तो ब्रेन का ही कनेक्शन नीचे जा रहा है, Okay. और उसी का कनेक्शन जा रहा है हमारे गट में. तो हमने ये डिवाइड किया है कि ये ब्रेन है, और ये जो ब्रेन का कनेक्शन गट में जा रहा है उसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो एंट्रिक माने गट. तो गट के अंदर भी एक नर्वस सिस्टम है जिसको हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं. सो देयर इज अ सेकेंड ब्रेन इनसाइड योर स्टमक, Okay. inside your intestine, Uh-huh. which is as complicated as the one inside your brain. ओके. तो ये हमने डिफरेंशिएट किया है, बट बॉडी के लिए पूरा एक सिस्टम. इट इज वन सिस्टम. ओके. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड से yes, the brain is responsible for mental health, but the brain is not just in your head. ओके. ब्रेन का कनेक्शन पूरे बॉडी में जाता है. अच्छा, तो क्या ब्रेन को सीपीयू बोल दें? yes, absolutely. इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ब्रेन का काम है बाहर का इंफॉर्मेशन लेना, उसको प्रोसेस करना और एक आउटपुट देना कि बाहर अगर कुछ चेंज हुआ तो मेरा बिहेवियर कैसे चेंज होना चाहिए. दैट इज व्हाट द ब्रेन इज सपोज्ड टू डू. राइट. तो चलिए थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स बड़े कॉमन हैं: एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ज़्यादातर लोग इनको एक ही मानते हैं कि हाँ, वो कुछ भी बोल देंगे, मतलब कोई डिस्टिंक्शन उनके मन में नहीं है. अगर मान लीजिए कि मेंटल हेल्थ का इशू आ गया, हाँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन क्लिनिकली क्या ये लगभग एक हैं या बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं इनके अंदर? नहीं, काफ़ी डिफरेंस तो है, क्योंकि ये सब एक स्पेक्ट्रम में आता है. जैसे अगर मैं फाइनेंशियल एग्जाम्पल दे दूं, तो हो सकता है कि आप रिच हो, वेल ऑफ हो, या हो सकता है कि आप वेल टू डू हो, या हो सकता है कि आप स्ट्रगलिंग हो, ब्रोक हो, बैंकरप्ट हो. ओके. देयर इज अ स्पेक्ट्रम. तो आप कह नहीं सकते कि इस लेवल ऑफ मनी में यू आर अ पर्टिकुलर कैटेगरी. इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्टिव सिचुएशन. तो सिमिलरली एंग्जाइटी जो है, दैट इज अ नॉर्मल रेस्पॉन्स. हम सबको एंग्जाइटी होती है. सैडनेस इज अ नॉर्मल रेस्पॉन्स. अगर मेरा कुछ खो गया, इफ समबडी आई नो पासेस अवे, और इफ समथिंग आई लव disappears or gets broken, मुझे दुख होगा. उसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, बट वो उस स्पेक्ट्रम में आता है. तो दुख के स्पेक्ट्रम में डिप्रेशन आता है अगर वो काफी आगे बढ़ गया. तो एंग्जाइटी के स्पेक्ट्रम में एंग्जाइटी डिसऑर्डर आता है. तो हमें वो फर्क समझना चाहिए कि कहाँ तक फिजियोलॉजिकल है, माने कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, और किसके आगे वो पैथोलॉजिकल बन जाता है, माने प्रॉब्लम बन जाता है. And a good definition या a good marker is functional या functionality. यानी कि आप दुखी हो, बट क्या आप इतने दुखी हो कि आपका डे टू डे काम रुक गया है? ओके. आप एंशियस हो, बट क्या आप इतने एंशियस हो कि आपका काम रुक गया, आप दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो, आप आपके फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका रिलेशनशिप सफर हो रहा है? जब हमारा फंक्शनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तब हम मानेंगे कि
नहीं, दिस हैज बिकम अ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके। तो दिस इज अ रफ क्राइटेरिया, देयर इज अ डेफिनेशन। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठ के बात करोगे तो डिप्रेशन हैज अ 9 स्टेप डेफिनेशन क्राइटेरिया, ओके। कि इन 9 चीजों में से अगर तुम्हारा 5 या 4 चीजें हैं तो तुम्हें डिप्रेशन माना जाएगा। बट फॉर पीपल लिसनिंग एट होम थिंकिंग कि क्या मुझे डिप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो सोच आ गया तो प्लीज गो मीट समवन। ओके। मेरा एडवाइस हमेशा सिंपल रहता है, अगर वो थॉट आ गया तो वो थॉट रखना नहीं चाहिए। जस्ट लाइक अगर तुम्हें लगा कि क्या मेरे पैसे में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट गो मीट योर सीए। ये थॉट रख के कोई फायदा नहीं है। व्हाट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम? इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ओके। तो जब डिप्रेशन फॉर एग्जांपल हमें हिट कर रहा है या स्ट्रेस हमें हिट कर रहा है, न्यूरोलॉजिकली कुछ होता है ऊपर जिसको आप किसी टेस्ट में या किसी रीडिंग में देख सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। सो टिल नाउ डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, माने कोई सामने सामने बैठ के आपसे बात करके देयर आर सम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स दैट समवन कैन डू जिससे डिप्रेशन डायग्नोस हो सकता है। अभी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रही है जिसमें पिछले 20 साल में न्यूरोसाइंस हैज डेवलप्ड। ओके। एंड बिकॉज ऑफ न्यूरोसाइंस, जैसे हमारे 2-3 टेस्ट है, जैसे फंक्शनल एमआरआई, पेट स्कैन्स, तो इससे हमें ब्रेन के सर्टेन नेटवर्क्स को और क्लोजली देख पा रहे हैं। एंड सर्टेन नेटवर्क्स आर नाउ शोन टू गेट अफेक्टेड इन डिप्रेशन। बट अभी तक वो डायग्नोस्टिक नहीं है, मतलब मैं आपके स्कैन करके नहीं बता पाऊंगा कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं। बट अगर आपको डिप्रेशन है तो मैं स्कैन करके देख सकता हूं कि उसका इफेक्ट कितना हुआ है। ओके। बट दिस इज स्टिल अंडर रिसर्च, तो अभी तक वो कॉमन प्रैक्टिस में नहीं आया है। तो आई गिव यू वन एग्जांपल। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे फोरहेड के पीछे है। ओके। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक छोटा पार्ट है जिसको DLPFC कहते हैं, मतलब डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नाम थोड़ा बड़ा है, बट दिस इज द पार्ट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फोकस। जैसे आप कुछ एक्शन करना चाहते हो, आपको मोटिवेशन हो रहा है, आप सोच रहे हो कि आज 2 बजे मुझे ये मीटिंग में जाना है, तो इट इज द DLPFC दैट विल मेक श्योर दैट यू डू इट। ओके। डिप्रेशन में वो पार्ट श्रिंक होता है। ओके। तो अगर किसी को डिप्रेशन है और वो पार्ट श्रिंक होता है तो वो कुछ एक्शन करने में उनको प्रॉब्लम होगा। ओके। दे विल फाइंड कि उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एंड वो सोचेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों जाऊं मीटिंग में, रहने देता हूं। हाँ, रहने दो। और वो खुद को क्वेश्चन भी करेंगे कि मैं पहले ऐसा तो नहीं था, मैं अभी क्यों ऐसा कर रहा हूं। बट दैट पार्ट इज श्रिंकिंग। ओके। तो एक तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी गलती नहीं है, द पार्ट दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू डू दीज थिंग्स इज श्रिंकिंग। सो दिस इज व्हाई न्यूरोसाइंस इज सो हेल्पफुल। That shrinking is because of the depression, or that shrink, that is why depression has come? इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट। तो ऐसा नहीं कि एक दिन बिल्कुल नॉर्मल था और अचानक से श्रिंक हो गया। इट इज अ साइकिल। ओके। सो दैट इज व्हाई डिप्रेशन इज सो डेंजरस, क्योंकि शुरुआत में इफ यू कैच इट यू कैन ट्रीट इट ओके, एंड कुछ हार्म नहीं होगा। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे देयर आर 3-4 सेंटर्स इन द ब्रेन, सब एक दूसरे को हार्म करते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अनदर सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी, उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ओके, डिप्रेशन में वो भी श्रिंक होता है। ओके, अभी हिप्पोकैम्पस अगर श्रिंक हुआ तो मतलब हमारा मेमोरी अफेक्ट हुआ, तो आप भूल जाओगे कि 2 बजे मीटिंग था। ओके, तो इसके वजह से यू विल नॉट अटेंड। अभी आपने मीटिंग अटेंड नहीं किया, लोग आपको क्वेश्चन करने लगेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन के वजह से हिप्पोकैम्पस और श्रिंक होता है, DLPFC और श्रिंक होता है, फिर आप फिर और चीजें भूलने लगते हो। सो दिस इज अ साइकिल। तो वन थिंग विल लीड टू अनदर। तो शुरुआत में 1-2 चीजें होंगे, बट आफ्टर 3-4 years many other things will get affected. और मैंने सिर्फ 2 चीजें बोले अभी तक, but there are 7-8 different places that gets affected. अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि या सर्टेन एज के बाद हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नाम रिकॉल कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा, कोई नंबर रिकॉल कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा, या कोई इंसिडेंट्स रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे क्विकली हमें याद आता है, जो हमारी ब्रेन की फंक्शन है, हमको लगता है क्या हो गया, भूल क्यों रहे हैं, वी गॉट अ फीलिंग कि हम इन दिनों ज़्यादा भूलने लग गए हैं।
क्या इट इज नेसेसरली ड्यू टू डिप्रेशन और सम काइंड ऑफ स्ट्रेस विच हमें पता नहीं है जिसके बारे में, या इसके कोई और रीजंस भी हो सकते हैं? कई रीजंस हो सकते हैं. सो डिप्रेशन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर दीज थिंग्स टू हैपन. इट इज वन ऑफ द रीजंस. In fact, most likely it is because of an overstimulation. क्योंकि कई चीज़ें याद रखने के लिए हमें उस पर फोकस देना पड़ता है. और आज के ज़माने में, आज के हमारे सिचुएशन में कोई एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए. तो वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड बिकॉज ऑफ आवर फोन्स, बिकॉज ऑफ just so many things that we are doing at the same time. So there is a term called brain fog. तो ब्रेन फॉग में क्या होता है कि हमारा क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कम हो जाता है. पहले हो सकता था कि आप बहुत शार्प थे, आपको सब याद रहता था, फोन नंबर याद रहता था, बट अभी आपको कोई चीजें याद नहीं आ रही है. तो ब्रेन फॉग इज यूजुअली बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुगेदर. आपका नींद कम हो रहा है, आप पानी नहीं पी रहे हो, आपका खाने का स्टाइल चेंज हुआ है, सो यू आर नॉट ईटिंग राइट, और आपका ओवरऑल लाइफ का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है. ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर, और इस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मेमोरी कम हो रहा है, और इससे हम ब्रेन फॉग कहते हैं. इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है, काम कर रही है. नाउ कमिंग बैक टू द डिप्रेशन, उससे पहले जो वर्ड है विच इज वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस इज स्ट्रेस. अब स्ट्रेस ही डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द डिप्रेशन, या ये अलग स्टेट है, इसमें हम शायद रोज गुजरते हैं, जरूरी नहीं कि हमको खराब तरीके से ही इम्पैक्ट करे, लेकिन जितनी मुझे आपकी बातों से अभी तक समझ में आया है, इट्स समथिंग लाइक कि किसी भी चीज का अति होना खराब है. लाइक इन फूड, आप थोड़ा थोड़ा सब खाएं, दैट इज फाइन, लेकिन वही आप जब ज्यादा खाने लग जाएंगे तो दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर इश्यूज. वैसे ही स्ट्रेस, आई थिंक, जो आप डिफाइन करेंगे, अभी मैं आपसे टेक्निकली समझूंगा कि स्ट्रेस क्या है, लेकिन टिल एन एक्सटेंट दैट इज फाइन, बट जब वो आगे बढ़ता है टू अ लाइन क्रॉस करके, तो शायद हमें दिक्कत देता है. एक तरफ से हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. द टर्म इज क्रॉनिक स्ट्रेस. द क्रॉनिक माने समथिंग दैट हैज गॉन ऑन फॉर वेरी लॉन्ग, जो आपको हार्म कर सकता है. सो वन एग्जाम्पल दैट वी कैन गिव इज फायर गुड? सो हम सब घर में आग तो जलाते हैं, वी नीड इट टू कुक, है ना, वी नीड इट फॉर in western countries people use it for warmth. तो बहुत कुछ यूजफुल चीजें होती है फायर से. बट what if the fire burns for too long in places where it should not be burning? So that can cause a problem. तो एक होता है कि पूरा ही आग जल जाए, बट एक भी हो सकता है कि एक जगह पे आग जली रही है और उस वजह से धुआं निकल रहा है, धुआं के वजह से लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो इन द बॉडी दैट इज इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन होता है जब बॉडी को लगता है कि कुछ तो गलत है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है. नाउ सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज यूजफुल, इनफैक्ट इट इज नेसेसरी, क्योंकि हम जब भी कुछ नया करते हैं थोड़ा तो स्ट्रेस होता है. जैसे अगर समझो मैंने कभी पहले पॉडकास्ट में इंटरव्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे बैठना मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल होता, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता, मेरे बॉडी को लगता कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. लोगों को स्टेज फियर होता है, दैट इज स्ट्रेस. बट द ओनली वे टू गेट कंफर्टेबल इज टू कीप डूइंग दिस. जैसे अगर मैं आपको देखूं, आप बहुत कंफर्टेबल लग रहे हो क्योंकि कई सालों से आप करते आ रहे हो, आपको ये स्ट्रेस नहीं लग रहा है. बट किसी और को रख दिया तो वो काफी स्ट्रेस्ड हो जाएंगे. अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो देयर विल बी सम हार्म डन टू द ब्रेन. ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल माने कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है. थोड़ी देर के लिए बढ़ना इज ओके, नो इशू. बट व्हाट इफ दैट स्ट्रेस कंटिन्यूज और आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस. और क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से वो सब चीजें होती है, हिपोकैम्पस श्रिंक होता है, डीएलपीएफसी श्रिंक होता है, और ऐसा एक पॉइंट आता है जब हम उसको डिप्रेशन कहेंगे. उसी चीज से एंजाइटी भी हो सकती है. तो एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग रास्ते पे है बीमारियां. दोनों एक दूसरे के साथ आ सकता है. कोई कोई लोग हो सकते हैं जिसको एंजाइटी से स्टार्ट होता है फिर डिप्रेशन होता है. कोई कोई लोग होंगे जो डिप्रेशन होता है, बीच बीच में उनको एंजाइटी होगी और वापस डिप्रेशन हो सकता है, बिकॉज सेम ब्रेन एरियाज आर अफेक्टेड इन बोथ. राइट. स्ट्रेस को थोड़ा और समझना चाहूंगा आपसे कि हम क्या स्ट्रेस को भी डील करते करते
उसके आदी हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल द सिटी ऑफ मुंबई, एवरीबडी नोज डिस्टेंसेस बहुत लंबे हैं, दूर दूर से ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रेन्स में जगह नहीं है, सड़क पर जगह नहीं है, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, पहुंच गए तो काम करना है तो शाम को वापस घर जाना है, इस बीच खाना भी खाना है, इस बीच लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो शायद आपकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं ब्रीच कर देंगी. और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आज की तारीख में हम दे सकते हैं. पहले हमारी लाइफ काफ़ी सेटल थी, अक्सर इन जनरल बोल दिया जाता है क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें आ गई, ये भी करना है, वो भी करना है, ये खरीदना है, वो बनाना है, यहाँ घूमना है, ऐसा जाना है, सोशल मीडिया, ये वो फोटो डालना है. तो क्या ये धीरे धीरे करके सब स्ट्रेस को बिल्ड करता है और एक लेवल वो आता है जब वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है? बिल्कुल, अगर यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड इंट्रोड्यूस करें तो वो होगा रेजिलियंस. So resilience is the capacity of the body to handle stress. तो आपके लिए कोई स्ट्रेस हार्मफुल हो या ना हो, दैट इज डिटरमिन्ड बाय हाउ रेजिलियंट योर बॉडी इज. ओके. तो अगर सिंपल सा एग्जांपल दे तो जिम. अगर आपने कभी जिम वर्कआउट किया ही नहीं और आपको मैंने बताया कि 100 किलो का वेट उठा दो, योर मसल्स एंड योर बोन्स आर नॉट यूज्ड टू दैट. तो अगर अचानक से किसी ने 100 किलो डाल दिया आपके हाथ में तो हाथ टूट सकता है. बट somebody who's been working out for 5 years, उसको वो हार्म नहीं होगा बिकॉज देयर बोन्स एंड मसल्स आर स्ट्रांग. तो वो स्ट्रांग कैसे हुआ? बाय कॉन्स्टेंटली एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू स्ट्रेस. तो जैसे 10 किलो का वेट भी स्ट्रेस है. अगर 1 साल के बच्चे को 10 किलो वेट दे दिया तो उसके लिए स्ट्रेस होगा, बट आपके लिए वो नहीं होगा. सो द ओनली वे टू गेट स्ट्रांग is to constantly expose yourself to increasing amounts of stress. Okay. तो अगर कोई नया जॉब पे आ जाए तो उसको काम दो, और काम ऐसा दो जो थोड़ा सा उसके कंफर्ट जोन से बाहर हो. When he learns that, give him another task. In 5 years he will become a perfect professional. But first day कोई अगर आपने ऐसा टास्क दे दिया जो उससे हो ही नहीं पाएगा और फिर उसको बहुत डांट दिया, तो उसको इतना स्ट्रेस होगा कि it will have a negative impact. It is the equivalent of giving 100 kilos to a newcomer. So that is what resilience is. And body में resilience होता है by increasing the stress level slowly and by rest. Okay. क्योंकि जैसे जिम के एग्जाम्पल में सबको पता है कि रेस्ट और रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है. अगर दिन भर आप वेट उठाते रहो तो बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट आएगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू गो होम, स्लीप, ड्रिंक वाटर. तो सिमिलरली माइंड में भी वही है. स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो, उसको ओवरकम करने का ट्राई करो, घर आ जाओ, रेस्ट करो, देन नेक्स्ट डे अगेन डू इट. दैट इज द ओनली वे टू बिकम रेजिलियंट. तो इन दिनों इतनी ज़्यादा क्यों बातचीत होने लगी है स्ट्रेस की? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल्स जो कि बहुत तेज़ हो गई हैं या बहुत भागम भाग वाली हो गई हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं. पहले इतनी बातचीत नहीं होती थी, और बात सिर्फ बातचीत की नहीं है, शायद डे टू डे में हमें वो फील भी होता है कि पहले, आज से 10 15 20 साल पहले स्ट्रेस लेवल शायद इतने नहीं थे. आज की तारीख में ये हर किसी की प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. इसमें 2 पॉइंट है. एक तो अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ गया है. तो सिंपली बिकमिंग अवेयर ऑफ स्ट्रेस, और हम इस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं. हो सकता है कि पहले भी स्ट्रेस था, बिकॉज पहले अलग टाइप के प्रॉब्लम्स थे. पॉवर्टी वॉज अ ग्रेटर इशू, अभी भी है. हेल्थ वॉज अ ग्रेटर इशू. तो अलग अलग टाइम में देयर वर अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स. वन थिंग दैट हैज डेफिनेटली चेंज्ड नाउ इज स्ट्रेस तो होगा, बट हमारा रेस्ट कम हो गया है. वी आर नॉट रेस्टिंग इनफ. हमारा स्लीप डेफिनेटली कम हुआ है. इनफैक्ट आई वुड से आवर जनरेशन इज द लीस्ट स्लेप्ट जनरेशन, क्योंकि हम सो नहीं रहे. हमारा दिन खत्म होता है 12-1 बजे, शुरू होता है 7 बजे. सो 5 hours every day is not enough over a long time. Number 2, even the times when you think you are resting, you are not actually resting. जैसे scrolling on Twitter, getting into arguments on Twitter, या Instagram Reels पे हम scroll कर रहे हैं, that is not actually rest. हम बहुत information consume कर रहे हैं वो टाइम पे. तो कहीं ना कहीं तो उससे भी एंग्जाइटी बढ़ सकती है. So rest is the key difference between our generation and our previous generation. तो ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर हम एक एक करके आगे आएंगे अपनी बातचीत में. वन इज स्लीप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, एंड सेकंड इज दिस सोशल मीडिया थिंग, स्क्रोलिंग, मोबाइल एक्सेट्रा. नाउ अगेन, अभी भी मेरे मन में कुछ सवाल हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेके. फॉर एग्जांपल, एक तो है जो आपने कहा ग्रेजुअली चीज़ों को करना. अगर ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस दे देगी.
कुछ चीज़ें तो हम मान सकते हैं, लाइक इन योर स्कूल, इन योर स्टडीज, एट योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मार्केट सिचुएशन है, इक्विटी मार्केट्स, ऑल ऑफ सडन देयर इज अ क्रैश। डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई एक चीज़ बोली और अगले दिन आपको नहीं पता है कि मार्केट किधर जाने वाला है। ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा, ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा मैं पॉज कर दूंगा। इट्स लाइक दिस। तो ऐसी चीज़ें जो ऑल ऑफ सडन हो रही हैं, आपको लग रहा है आपके पैसे उड़ गए या आपका पोर्टफोलियो खाली हो गया, तब क्या हो रहा होता है आपके पास? तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो जिन्होंने ये सब बहुत देख लिया है, तो द वे दे विल हैंडल दिस इज वेरी डिफरेंट। Whereas अगर समझो somebody has just started trading 1 महीना पहले, उन्होंने पूरा लाइफ सेविंग डाल दिया, अभी मार्केट गिर गया, उनको लगेगा कि खत्म, मार्केट कभी ऊपर आएगा ही नहीं। बट somebody who has been trading for the last 50 years, they have seen so many ups and downs कि उनको पता है कि ये कैसे होगा। In fact, they might make money from the crash. So this is where experience matters, and this is what I meant by increasing amount of stress. तो अगर if you have gone through some stress in your life, and if you have survived, and if you have learned from it, you should be grateful that that stress happened, because the next time something like this happens, you will deal with it better. So if somebody is going through a stressful situation right now, और अगर ये आपका पहली बार है, my advice is first breathe, क्योंकि ब्रीदिंग से तुम्हारे ब्रेन को एक कामनेस आ जाता है। इसका एक साइंटिफिक टर्म होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इज व्हाट यू कॉल फाइट एंड फ्लाइट, जिससे हमारे बॉडी को लगता है कि मैं खतरे में हूँ, सब कुछ डेंजर है, मुझे भागना चाहिए। द सिंपैथेटिक सिस्टम इज व्हाट विल मेक यू सेल एवरीथिंग। जैसे मार्केट क्रैश हो गया, नहीं निकल लो। पैरासिम्पैथेटिक इज अबाउट रेस्टिंग, तो इट मेक्स यू काम। तो यू शुड बी इन पैरासिम्पैथेटिक व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस। सिंपैथेटिक में अगर आप डिसीजन लोगे तो कई बार गलत ही होता है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, आप बहुत इमीडिएट सोच रहे हो। तो डीप ब्रीदिंग से हमारा बॉडी सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में जाता है। आई थिंक एवरी ट्रेडर शुड डीप ब्रीथ, just do deep breathing before making any trade. It's also why sportsmen do this. जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पेनल्टी किक मारने वाला है तो दे विल टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि उनको दे वांट देयर बॉडी टू बी इन देयर कंट्रोल। सिंपैथेटिक में हो तो कुछ ना कुछ गलत जाता है। एक बॉल बची है, 6 रन चाहिए, सो एग्जैक्टली, टेक अ डीप ब्रेथ। वो डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम कई बार भूल जाते हैं इसके बारे में। सो that experience of having gone through a stress, seen the pattern, and seeing how you can come out of it will give you that sense of confidence. So that experience is what you want in life. Learning how to deal with the stress and knowing कि जो sympathetic system है उसको हमेशा लगता है कि it is now or never. ये खासियत है हमारे sympathetic system का कि वो long term सोच ही नहीं सकता. It is biologically incapable because everything becomes life and death. अगर किसी ने गाली दी आपको और आप ट्रिगर हो गए, आपको गुस्सा आ गया, तो योर ब्रेन हैज गॉन इनटू सिंपैथेटिक स्टेट, फाइट और फ्लाइट। तो वो जब फाइट आ जाता है, योर ब्रेन इज थिंकिंग कि अगर इसने मुझे गाली दिया और ये अगर मैं अब भी सेटल नहीं करूंगा तो खत्म, मेरा कुछ आगे है ही नहीं। दैट इज अ लाई, इट्स फॉल्स। जो आपको पता होता अगर आप कामली सोचते तो, राइट। सो दैट इज द रीजन फॉर अ लॉट ऑफ क्राइम्स ऑल्सो, दैट्स अ रीजन फॉर अ लॉट ऑफ वायलेंस ऑल्सो, क्योंकि लोग सिंपैथेटिक में चले जाते हैं, वो सोच नहीं पाते लॉन्ग टर्म का। दैट इज द रीजन टू। एंड व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों ये स्विचिंग फ्रॉम सिंपैथेटिक टू असिंपैथेटिक, मतलब ये किसके कंट्रोल में है या हाउ यू मेक कंट्रोल ओवर दैट? So that system has come because we have evolved at a time when there was danger everywhere. Okay. जैसे suppose if there is a rabbit, the rabbit is always in sympathetic, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं से एक टाइगर आके खा जाएगा। तो it is always listening, it is always looking, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई। The only time when it is in parasympathetic is when it is inside its cave, sleeping. वो टाइम पे वो रेस्ट कर रहा हो। बाहर जाना इज डेंजर। हम वहीं से इवॉल्व हुए हैं। इवन हमारे एंसेस्टर्स जो हंटर गैदरर्स थे, देयर इज ऑलवेज डेंजर। हमारा ब्रेन अभी भी वहीं पे है।
वी आर स्टिल थिंकिंग वी आर इन डेंजर. तो थिंग्स लाइक फियर, डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, समटाइम आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मुझसे चीज़ छूट जाएगी या मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या वो मुझसे आगे निकला या मुझसे पीछे छूट गया, फ्रॉम योर स्टडीज़ टू योर वर्क प्लेसेस, एवरीवेयर इन योर सोसाइटी. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर हैं, ये वही सिंपैथेटिक सिस्टम का फॉल आउट. सेम सिस्टम, वो एक ही सिस्टम सब जगह काम कर रही है. एनवी, जलना. envy, anything that is a threat to us. तो थ्रेट कई टाइप्स के हो सकते हैं. एक फिजिकल थ्रेट होगा, कोई ऐसे असली में मारने आ रहा है. वर्बल थ्रेट होगा कि मारूंगा. दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट इन आवर माइंड, क्योंकि हम उसको रियल करते हैं. एक अज्यूम्ड थ्रेट होगा, किसी ने हंस लिया मेरे पे. हंसना मतलब वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मेरा सोसाइटी का स्टैंडिंग गिर रहा है. तो मतलब डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर वो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सेफ नहीं हूं. विच इज वाई कॉमेडियंस आर अंडर थ्रेट, क्योंकि वो हंसते हैं लोगों पे, तो वो गुस्सा करते हैं कि हाउ डिड यू लाफ एट मी. एक होता है नॉट इवन पर्सनल थ्रेट, जैसे मेरा पैसा गिर गया, मार्केट गिर गया, वो भी एक थ्रेट हो गया. जैसे माई मनी इज नाउ गॉन, सो दैट इज अ थ्रेट टू मी. किसी ने मेरे वाइफ को देखा, नाउ माई वाइफ इज अंडर माई प्रोटेक्शन. किसने देखा मतलब everything is threat. Our brain is constantly searching for threat, कि कोई मारने आ रहा है क्या. That is the way we are living. Okay. So that is why we are in a society of chronic sympathetic overactivity. We are always in sympathetic, and this is a problem. क्योंकि sympathetic जब ज्यादा होता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे प्रेशर आता है, किडनी पे प्रेशर आता है, डायबिटीज बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. सो एज अ सोसाइटी वी नीड टू लर्न हाउ टू calm down and go from sympathetic to parasympathetic. Parasympathetic, that is the word. Yes. Not asympathetic, parasympathetic. Parasympathetic. It is probably, I would say, it is the most important word for the 21st century. Okay. Now one thing, जो सबको आई थिंक टू एन एक्सटेंट कभी आपके मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी, जो भी देख रहा है, सुन रहा है, या जो भी इस वक्त है सोसाइटी के अंदर, दैट इज ओवर थिंकिंग. कुछ ना कुछ आप या तो आगे का सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ आप पास्ट का सोच रहे हैं. आई थिंक उसमें भी ये सिंपैथेटिक वाला रूल मे बी दैट अप्लाइज हियर ऑल्सो. ये क्यों होता है? मतलब आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी थॉट में, जब आप कॉन्शियसली सोचते हैं थोड़ी देर, जो मेडिटेशन वगैरह वाले लोग आपको सिखाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक जब आप कुछ सोच ही ना रहे हो, यू कीप कॉन्स्टेंटली. तो दैट इज हाउ द ब्रेन इज फंक्शनिंग सिंस एजेस. यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी. ओके. क्योंकि क्या होता है, यू आर लुकिंग फॉर थ्रेट. जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंपैथेटिक में हो तो आप थ्रेट ढूंढ रहे हो. नाउ सपोज आपको अगल बगल में कोई थ्रेट मिला नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? ओवर थिंक करोगे. हाँ, तो आप या तो पास्ट में जाओगे, ओके, आपके मेमोरी में, हाँ, कि उसने इस वक्त ये कहा था, ये हुआ था. या आप प्रोजेक्ट करोगे फ्यूचर में कि अगर ये हुआ तो, इसने ये कहा तो, ये छोड़ के गई तो यू आइदर प्रोजेक्ट योर एंग्जाइटी इनटू द फ्यूचर और यू विल ड्रॉ योर सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फ्रॉम द पास्ट. तो अगर आप सिंपैथेटिक में हो तो देयर आर अ फ्यू क्लूज. जैसे द मोर एंग्शियस यू आर, द मोर इनसिंपैथेटिक यू आर, द लेस यू विल बी एबल टू सिट स्टिल. आप ऐसे आराम से बैठ नहीं पाओगे, आपका हाथ पैर हिलते रहेगा. योर आईज विल कीप फ्लक्चुएटिंग. जैसे अगर आप खुद के आईज को नोटिस करो, अगर आप वो सब जगह घूम रहा है, थोड़ा सा है, यू आर इन सिंपैथेटिक, काम डाउन. आपकी ब्रीदिंग विल बी फास्टर, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ डीप ब्रेथ. आप ऐसे अंदर बाहर वैसा वाला ब्रीदिंग होगा. एंड योर थॉट्स विल बी रेसिंग. आपका थॉट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के लिए जंप करेगा, आप किसी एक थॉट पे रुक नहीं पाओगे. सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ बीइंग इन हाइपर सिंपैथेटिक स्टेट या एंग्जाइटी. इज देयर एनी वे, इसका कोई रास्ता है, कोई क्योर है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड को? 100% है. ओके. सो ये मुझे क्लियरली बताना है कि अगर कोई इस स्टेट से गुजर रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत पुराना सिस्टम है, आपकी गलती नहीं है. सबसे पहले ब्रेन बना ही ऐसा. ब्रेन बना ही ऐसा है. ब्रेन को लग रहा है कि इससे तुम्हारा भला हो रहा है. ओके.
So brain is wired to think कि this is what you need to do to survive. Okay. अभी बेचारा क्या करे, इतना ट्रॉमा से गुजर गया है वो, इतने मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन के वजह से कि वो ऐसे वायर हो गया है. अब हमारा काम है उसको शांत करना, सिखाना कि भाई यू आर नॉट लिविंग इन द जंगल, आपका एक्चुअली कोई डेंजर में, यू आर नॉट इन एनी डेंजर. सो द वे आउट ऑफ इट इज टू गो इनटू पैरासिम्पैथेटिक, टू कन्विंस योर ब्रेन दैट you are not in danger. So there are two ways to do it, and you can think of it as bottom up and top down. Okay. तो अगर आप सोचो कि ब्रेन है, ऊपर थॉट्स है और नीचे आपका बॉडी है, तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. एक है आपका थॉट्स को चेंज करो, तो यहां पे आएगा तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग, तुम्हारा इंटेंशन सेटिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जो बोलते हैं. These are all ways of changing your thoughts ताकि your brain calms down. दूसरा होता है बॉटम अप, मतलब बॉडी को चेंज करो ताकि माइंडसेट चेंज हो जाए. यहां पे आता है तुम्हारा डीप ब्रीदिंग, तुम्हारा योगा, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, माने जैसे शवासन या प्राणायाम हो गया. ऑल दीज टेक्निक्स आर अ वे ऑफ टीचिंग योर बॉडी टू काम डाउन, so that your body will tell your brain that listen, everything is okay. Both of these things are useful. Actually दोनों करना चाहिए. Really very interesting. दोनों ही अप्रोचेस बहुत अच्छे हैं कि या तो दिमाग को सिखा दो, जहाँ आपने थेरेपीज की बात की, और अगर दिमाग को नहीं सिखा पा रहे हैं तो बॉडी पे काम कर लो. तो और ये काम करता है, इससे इम्पैक्ट आता है. Absolutely, yes. ओके, ठीक है, इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे. अब एक चीज़ और मेरे मन में थी कि वो स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे, क्रॉनिक हो जाए या लगातार बना रहे, काम में दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, या रिलेशनशिप, एनी रीज़न, कैसे पता चलेगा कि वो डिप्रेशन में शिफ्ट हो गया है? मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स? आपने कहा कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैसे आपको कैसे लगेगा कि अब मुझे जाके किसी से बात करनी चाहिए, एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? व्हाट आर द सिम्टम्स? It's actually not that complicated. How do you know when you should go to a doctor? जब आपको और कोई प्रॉब्लम हो. जैसे समझो आप गिर गए, ठीक है, साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए, आप कब डॉक्टर के पास जाओगे? पूछ रहा हूँ. लग गया, हड्डी टूट गई, कुछ भी हुआ. हाँ. जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, दैट इज एग्जैक्टली हाउ मेंटल हेल्थ ऑल्सो वर्क्स. ओके. आपको डायग्नोज नहीं करना है कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं. ओके. आपको एक्सरे नहीं कराना है, आपको पता नहीं करना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है अंदर, जस्ट गो. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. हम शायद मेंटल हेल्थ को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट इट्स एक्चुअली नॉट सो मच. अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे से ये बात नहीं हो पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस. जैसे पहले मैं 8 घंटा काम कर रहा था, अभी मैं सिर्फ 2 घंटा काम कर पा रहा हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. कुछ तो अगर प्रॉब्लम है, जस्ट गो. मैक्सिमम क्या होगा, डॉक्टर बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज वॉट हैपेंस इन एवरी अदर फील्ड. जैसे अगर आपको सर्दी हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस घर जाओ, दवाई की भी जरूरत नहीं है, ग्रेट, नो हार्म डन. बट सपोज डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो कोविड है या न्यूमोनिया हो गया है आपको, नहीं आपको दवाई लेना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, तो इट्स गुड दैट यू वेंट, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होता. आई वुड से मेंटल हेल्थ इज लाइक दैट. अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गो, जस्ट टॉक टू देम, जस्ट टॉक टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, जस्ट टॉक. काफी स्टिग्मा है अनफॉर्चुनेटली. ये है कि हम कैसे डॉक्टर के पास जाएं. करेक्ट. क्या हम, मतलब मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम है या इशू है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कैसे बताऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. आई थिंक यही चीज़ अभी चेंज हो रही है. बट फिर भी अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, कुछ तो चीज़ें होंगी जो आपको रियलाइज़ करती होंगी कि जैसा आपने कहा शुरू में कि किसी से बात करने का मन ना हो, चीज़ों को टालने वाला, कि नहीं मन नहीं हो रहा आज तो मेरा ये काम करने का, बिस्तर में से बाहर आने का मन नहीं है. एक आध दिन तो शायद ऐसा हम सबके साथ होता है. एग्जैक्टली. लेकिन अगर ये रूटीन में होने लगे, देयर आर सम, चलो लेट्स से व्हाट आर सम रेड फ्लैग्स जो आपको देखना हो. आई वुड स्टिल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट अगर हम और अंदर जाके देखें, इफ यू वांट टू लुक एट इट मोर ग्रैन्युलरली,
होगा कि आपके जो हैबिट्स है वो चेंज हो रहे हैं, आपका मूवमेंट कम हो रहा है. दिस इज अ क्लासिक साइन ऑफ डिप्रेशन कि ओवरऑल आपका वॉकिंग स्लो हो गया है, आपका टॉकिंग स्लो हो गया है, आप बिस्तर से उठ नहीं रहे हो, आपका ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गया है, यू आर आइदर ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर कमिटमेंट्स. आपने कहा कि आप लॉन्ड्री में कपड़ा डालोगे बट आपने नहीं डाला, मन नहीं कर रहा है दोस्तों से मिलने का, यू आर कैंसलिंग प्लान्स, you are not finding joy in the things that you used to find joy. Okay. जैसे पहले सपोज बोलिंग में आपको बहुत अच्छा लगता था, बट अभी लग रहा है कि क्या बोलिंग, क्या फर्क पड़ता है. दीज आर क्लूज. तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब हो रहा है, गो एंड टॉक टू अ. पहले जो टीवी शोज आपको पसंद आते थे, लेकिन अभी आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, या जो यूजुअली आपको अच्छा लगता था, उसमें आपका. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर सेठ, प्रोवाइडिंग द सेम कंडीशन, एज ग्रुप भी हम सेम मान लेते हैं, स्ट्रेस लेवल भी हम सेम मान लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली सेम है, लेकिन उन्हीं दो सेम उसी पूरी सेम सिचुएशन में दो लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है. देयर इज वन पर्सन हु इज परफेक्टली हैंडलिंग द सिचुएशन, स्ट्रेस होगा लेकिन वो निकल जाएगा. देयर इज अदर पर्सन जो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा. ये क्यों होता है? सो देयर आर एक्चुअली नो टू पीपल हु आर अलाइक. जैसे सपोज 2 जन घर में बैठे और दोनों को मच्छर ने काटा और एक को मलेरिया हो गया. देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट, क्योंकि ये काफी डीप जाता है. क्योंकि उस जिसको मलेरिया हुआ है उनके बॉडी में वो टाइम पे इम्यूनिटी लेवल कितना था, उनके बॉडी ने उसको कैसे डील किया, दैट इज सब्जेक्टिव टू सो मेनी वेरिएबल्स. सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि एक जन को प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे जन को प्रॉब्लम नहीं हो सकता. कई लोग बोलते हैं ना कि अरे उसको देखो, वो कैसे हैंडल कर रहा है. आई वुड से इट इज एग्जैक्टली द सेम एज मलेरिया. ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि अरे मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूं, मुझे मलेरिया क्यों नहीं हुआ. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स दैट कम इन. इंपॉर्टेंट चीज है कि मलेरिया हो गया है, अभी उसको जल्दी से ठीक करो, रादर देन थिंकिंग कि ये क्यों हुआ है. दैट बीइंग सेड, आर देयर थिंग्स दैट यू कैन डू to reduce your chances? And this is a very interesting point, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिवेंटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, which I think we don't talk about enough. क्योंकि बाकी सब फील्ड्स में ये आ गया है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आ गया है, है ना. क्योंकि हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक्स को कैसे अवॉइड करना है. प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी आया कि व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू अवॉइड कैंसर. स्मोकिंग बंद क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. So similarly, are there things that you can do to avoid or at least reduce the risk of mental health issues? Absolutely. And the good thing is, those are the same things that can also prevent other problems in your body, क्योंकि body एक ही है. Right. तो ऐसा बहुत कम होता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ऑर्गन में डैमेज हो और बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है. ऐसा बहुत बहुत कम होता है. मोस्टली क्या होता है कि पूरा बॉडी सफर कर रहा है एंड किसी एक ऑर्गन में सबसे पहले प्रॉब्लम बाहर आ गया है. अ गुड एग्जाम्पल इज डायबिटीज. ठीक है, हम बहुत देर से, सपोज यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स माने रिफाइंड शुगर, एंड यू आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ ट्रांसैचुरेटेड फैट्स. डायबिटीज हो गया तुम्हें. अभी डायबिटीज तुम्हारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा, बट कौन से ऑर्गन में सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाएगा वो बताना मुश्किल है. डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. करेक्ट. या तो आंख चला जा सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है. सो स्ट्रेस इज लाइक दैट. तो एक बार स्ट्रेस आ गया तो डिप्रेशन इज ऑल्सो अ क्रॉनिक स्ट्रेस प्रॉब्लम, हार्ट अटैक इज ऑल्सो अ क्रॉनिक स्ट्रेस प्रॉब्लम. तो एनीथिंग दैट कैन रिड्यूस योर चांस ऑफ अ हार्ट अटैक विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो हेल्प एवरीथिंग एल्स. तो अगर आपका स्लीप इज बेटर, डाइट इज बेटर, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग वेल, आपका कम्युनिटी अगर अच्छा है, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, उससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है, उससे भी डिप्रेशन एंजाइटी के चांसेस कम होते हैं. इट्स नॉट 100%, बट जो भी हमारे हाथ में है वो करना चाहिए. वेरी ट्रू. नहीं, इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं डॉक्टर सेठ. अब ना कुछ रियल लाइफ चीज़ों पर आता हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है या ये मुझे थोड़ा डिप्रेस कर रहा है.
फॉर एग्जांपल हमारी आधी आबादी रिस्पेक्टेड लेडीज़ हर महीने 3-4 दिन उनको ऐसे गुजारने पड़ते हैं जहाँ पर अब बात होने लगी है खुल के पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा भी आता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूजुअली नहीं होती वो 3-4 दिनों में। क्या हो रहा होता है उस वक्त बॉडी के अंदर एंड ब्रेन में क्या एक्टिविटी चलती है? अ, इसमें हमको 2 पॉइंट क्लियरली बताना होगा। एक है कि हर एक लेडी या हर एक ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस जो है वो सब्जेक्टिव होता है। तो नॉट एवरीबडी विल एक्सपीरियंस अ पीरियड इन द सेम वे, everybody will experience it differently, and mood changes happen with everyone. ओके It happens with men also. ओके और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक रीजन है और एक मूड चेंज मिला तो हम उसे कोरिलेट कर कोरिलेट करते हैं। ओके ठीक है, सो ये पॉइंट हमें क्लियरली बोलना होगा कि सपोज सम लेडी इज इरिटेटेड, हो सकता है कि घर में कुछ इरिटेटिंग हुआ हो, बट हमारा एक थॉट प्रोसेस भी आ सकता है कि ओ आप पीरियड में हो इसके लिए। सो दिस एसोसिएशन वी शुड रिमेंबर कि ये भी हो सकता है। ओके That being said, definitely hormone levels do change in periods, and there is something called premenstrual syndrome, PMS, which is वो हार्मोन जो पीरियड के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे उसके वजह से इमोशनल चेंजेस। देयर इज अनदर डिजीज कॉल्ड PMDD। ओके इसके बारे में कई लोग बात नहीं करते, बट दिस इज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। माने इससे तुम्हारा मूड स्विंग्स इतने हो सकते हैं डिप्रेशन जैसा, बट इट्स नॉट रियली डिप्रेशन, इट इज सैडनेस, एंड सबके लिए अलग होता है। एवरी लेडी हु इज गोइंग थ्रू दिस विल हैव देयर ओन यूनिक स्टोरी। वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग क्यू, हमारा अंडरस्टैंडिंग अभी तक इज नॉट गुड इनफ। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्नॉलेज कि हाँ ये हो सकता है, एंड टू accommodate this, क्योंकि कई बार क्या होता है, आई फील दैट हम इसे इग्नोर करते हैं। जी हम इससे बोलते हैं कि नहीं ये तुम संभाल लो, डोंट इन्वॉल्व द रेस्ट ऑफ अस। सो द मोर वी टॉक अबाउट इट, द मोर वी अकोमोडेट कि हाँ देर आर समथिंग हैपनिंग हियर, एंड टेल मी व्हाट आई कैन डू टू मेक इट बेटर फॉर यू। दैट काइंडनेस, दैट एम्पैथी एट दिस स्टेज, दैट इज ऑल वी कैन डू, क्योंकि आवर अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल ग्रोइंग अबाउट PMDD, अबाउट PMS। इसीलिए शायद पुराने वक्त में एक प्रैक्टिस थी कि जब कोई पीरियड से गुजरता था तो उनको थोड़ा सा साइड में देते थे ताकि आप रेस्ट करें, आप फिजिकली ना थकें, आप मतलब वो एक दूसरे तरीके से आता था समाज के अंदर। लेकिन काफ़ी सारी कास्ट के अंदर ये प्रैक्टिस है कि वो 3-4 दिन में आपको अलग बिठा देते हैं ताकि आप फिजिकली एटलीस्ट टायर्ड ना हो तो मेंटली भी शायद आप थोड़े कूल ऑफ रहे। The problem is that maybe उसका intention वो था, but वो और ही कुछ बन गया। हाँ, that is a different thing. Correct. And so now that is not an acceptable practice. So the important thing is agency. जैसे if somebody is going through their periods, उनको कितना agency है? So the ideal situation is if that person wants to rest, let her rest. If that person wants to work, let her work. तो अगर society is dictating what she should do, that is the problem. Otherwise it's a great system, but agency अगर चला गया तो issue हो। क्योंकि now in so many state governments, I think हमारे यहाँ भी 4-5 states के अंदर हैं जहाँ पर उन्होंने rules बना दिए हैं बाकायदा कि आपको महीने में 3-4 दिन menstrual leaves मिलेंगी। अभी हर जगह नहीं है, लेकिन शायद उसके पीछे भी thought process यही है। Yes, absolutely. Right. The next question is, do this stress, depression, all the mental issues, ये आपकी sexual life पे भी impact करते हैं? Absolutely, yes. सिंपल सी बात है, अगर हम सेक्स की बात करें, सेक्स इज अ एक्ट जहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों साथ में काम करता है। ओके सो जैसे मैंने कई चीजें बोली जिससे सिंपैथेटिक को थोड़ा विलेनाइज किया था, बट दैट्स नॉट हाँ, ट्रू। मुझे यही लगा कि सिंपैथेटिक तो मैंने कहा कि वो डर, तो क्या यहाँ डर है या क्या है, थोड़ा विलेनाइज था, पर यहाँ शायद कॉन्टेक्स्ट अलग है। बिल्कुल, बिकॉज like everything in the body, the intention is not to make it evil. It has evolved for a purpose. So even sympathetic is useful. In fact, it is sympathetic that can give you the power to concentrate.
अगर आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम नहीं होता तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक इज ऑल अबाउट रेस्ट, चिलिंग, मुझे मतलब लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चलने दो। सिंपैथेटिक इज व्हाट टेल्स यू कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस पे फोकस करो. सो द इशू इज अगेन टेकिंग इट टू फार. सो अगर हम सेक्स की बात करें तो इन अ मैन एन इरेक्शन is parasympathetic and ejaculation is sympathetic. Oh. तो सेक्स के लिए दोनों लगेगा, बट इनिशियल एक्साइटमेंट इज सिंपैथेटिक. Okay. तो आप सोचो कि अगर इफ somebody इज गोइंग थ्रू इंटरकोर्स, उनको पहले एक्साइटमेंट होगा, माने उनका बॉडी गया सिंपैथेटिक में, उनको इरेक्शन होना है तो वो पैरासिम्पैथेटिक में गए, इजैकुलेट करना है तो वापस सिंपैथेटिक में गए. दिस स्विचिंग has to be good for somebody to perform sexually. Okay. अभी आप ही सोच लेना कि अगर somebody is in too much of sympathetic, क्या होगा? वो excited हो जाएंगे but erection में problem होगा, या premature ejaculation होगा, which is what most men who have sexual problems suffer from. Erectile dysfunction and premature ejaculation are the most common sexual problems. Because ये जो switch है between sympathetic and parasympathetic वो नहीं हो रहा है. So anxiety, depression are both conditions where sympathetic and parasympathetic का balance चला जाता है. Okay. तो sex तो affect होगा ही. Similarly for women also, but in men it becomes more clearly known, because if men have issues they will make sure that they go for that treatment. मेरा यही मन में सवाल था कि क्या ये दोनों के लिए इक्वली काम करेगा? Absolutely. दोनों को इश्यूज आएंगे, राइट. लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन है आपके मेंटल वेलबींग का आपकी सेक्सुअल लाइफ के साथ. बहुत बहुत डीप रूट. नाउ इस समय जो सबसे बड़ा विलन है, जो बार बार बात आती है, विच इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, या हम बात कर रहे हैं कि आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है या आपकी आदत खराब कर रहा है, वो है आपका मोबाइल फोन और उसके अंदर सोशल मीडिया. व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेन यू यूज मोबाइल कॉन्स्टेंटली, वॉचिंग रील्स, और आप लगातार फीड्स देख रहे हैं, या फिर आप अपनी पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर आपको इंतज़ार है कि लाइक या कमेंट क्या आएगा. तो जो पूरा का पूरा एक सर्कल है या पूरा एक इकोसिस्टम है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? इट इज़ एन एडिक्शन. ओके. अगर हम सिंपली बात करें उसके बारे एडिक्शन में, तो एक एडिक्शन है. क्योंकि एडिक्शन क्या होता है? ऐसे कोई सब्सटेंस है जिससे तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन लेवल स्पाइक करता है, और ऐसे स्पाइक करता है कि हमें पता नहीं चलेगा कब स्पाइक होगा. ओके. सो दैट वेरिएबल रिवॉर्ड इज व्हाट कॉजेज एडिक्शन. उसके वजह से हमारा बार बार वो चेज का फीलिंग आता है कि मुझे चाहिए, लेकिन जब चाहिए नहीं मिल सकता, मिलेगा कि नहीं पता नहीं. दिस इज वाई casinos are addicting. This is why gambling is an addiction. तो जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग ऑल्सो, सिगरेट से भी, या एनी ऑफ द इलीगल सब्सटेंसेस, हेरोइन, कोकेन, सबसे थोड़ा सा इफेक्ट इसी पे आता है, इसी नेटवर्क पे. ओके. सोशल मीडिया से, फोन से भी यही होता है. अगर हम रील्स स्क्रॉल करें तो हमें पता नहीं क्या फीलिंग आने वाली है, बट यू आर कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग, क्योंकि एक रील चला गया, मेरा डोपामिन कम हो गया, अब मुझे पता नहीं अगला रील क्या होगा, मेरा डोपामिन वापस बढ़ रहा है क्योंकि मेरा एक एंटिसिपेशन आ रहा है. दैट इज व्हाई द प्लेजर इज इन द स्क्रोल, नॉट इन द वॉचिंग. राइट. इट्स इन द स्क्रोल. इट्स इन द स्क्रोल. अगला क्या? अगला क्या? अभी आप सोचो, कसिनो में स्लॉट मशीन होता है ना? तो आपने पुल किया, आप रुके हो, वो 3 सिंबल्स जो घूम के अगर समझो तीनों एक ही हुआ तो यू गेट अ लॉट ऑफ मनी. राइट. द मैक्सिमम प्लेजर इज इन द वेटिंग. हाँ, आएगा कि नहीं आएगा, घूम रहा है, क्या होगा. जैसे ही वो आ गया, एक्साइटमेंट गिर गया, एंड देन यू विल पुट अनदर कॉइन. इट्स सिमिलर फॉर ऑल गैम्बलिंग गेम्स. जैसे ब्लैक जैक में आप रुके हो, क्या कार्ड आएगा, जैसे ही कार्ड आ गया तुम्हारा एक्साइटमेंट चला गया. सो सोशल मीडिया में वही होता है. वो जब स्क्रोल कर रहे हो, जब तुम्हारा फिंगर ऐसे ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हेन डोपामिन इज हाई. अगला शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया. विच इज वाई इवन इन रील्स लोग 5 सेकंड से ज्यादा कई बार नहीं देखते, क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं था. क्या रील है, दैट वाज नेवर द पॉइंट. अगला रील क्या होगा. सो दैट इज वाई इट इज एन एडिक्शन. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम?
any addiction will take your attention away from the rest of your life. ये तो होना ही, क्योंकि हमारे पास attention है एक दो चीजों के लिए at a time. तो अगर समझो सोशल मीडिया एक तरफ चल रहा है, that means mathematically तुम्हारे पास attention नहीं है और किसी पे देने का. ये पहली बात. Then that means you will suffer because attention से ही तुम्हारा learning होता है, problem solving होता है. So then your rest of your life का capacity is now less. You will study less. You will learn your job less. You will talk to your family, friends less. और ये सब चीजों का negative effect तो होना ही है. The second problem is your brain is wired to hate boredom. Okay. तो boredom कब होता है? जब हमें लगता है कि मुझे कुछ मेरे पास अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है, बट वहां पे एक इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है, तो मुझे वो करना चाहिए. ठीक है. Now, because of social media, scrolling has become a task which will never get over. It keeps on going. आपको पता नहीं लगता कब एक घंटा निकल गया. Correct. तो मुझे याद है जब इंस्टाग्राम पहली बार आया था, तभी एक पॉइंट था, स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम वुड टेल मी यू आर ऑल कॉट अप. हाँ, आता था पहले. Now can you imagine a situation where Instagram tells you कि भाई हो गया, तुम सो जाओ? नहीं होगा. नहीं होता. बट हमारा ब्रेन को नहीं पता वो. सो आवर ब्रेन थिंक्स कि दिस इज अ टास्क जो मुझे खत्म करना है, बट वो कभी खत्म होगा ही नहीं. विच मीन्स दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नेवर एवर फील कि तुम्हारा सारा काम हो गया. इट मीन्स दैट यू आर नाउ ट्रैप्ड फॉर एवर, बिकॉज एक टास्क हमेशा रहेगा. तो आप कुछ भी कर रहे हो और कहीं भी हो, जैसे ही तुम्हें 5 मिनट मिला, योर ब्रेन इज थिंकिंग कि भाई एक टास्क बाकी है, वाई आर यू रेस्टिंग, वाई आर यू चिलिंग, वो काम खत्म करना फिर रेस्ट कर. दैट इज अ ट्रैप दैट नाउ आवर ब्रेन्स आर कॉट इन. So that means that resting is technically not possible anymore, as long as you think that scrolling is a task. Right. So scrolling is one thing, sir. The other thing which I felt, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रोलिंग से तो somehow I adjusted to my mind कि हाँ ये नुकसान पहुंचा रहा है या ज़्यादा आपको नहीं देखना है, या at a point of a time you are sending, you are done. बट जो दूसरी चीज़ मुझे फील होती है, और आई थिंक कई और लोगों को भी फील होती होगी विद देयर फोन, इस फोमो. मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कोई मेल तो नहीं आ गया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया, कोई ऐसी खबर जो मुझसे छूट गई हो. क्योंकि इस समय सोशल मीडिया या इवन इन योर फोन विद लॉट ऑफ एप्स, देयर इज इनफाइनाइट थिंग्स. आप जितना पूरा दिन भी लगा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो ख़त्म नहीं होता. उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काम की भी है, बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे. और अगर आप 100 में से मान लीजिए 95 कर गए और 5 छूट गई, तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली फोमो लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया. ये इससे कैसे डील करेंगे? ये तो एक्सटेंशन ही हुआ हमारे बोर्डम वाले चीज़ का, कॉन्सेप्ट का, कि हमें लगता है कि कुछ है वहाँ पे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो मेरे लाइफ में कुछ नुकसान हो जाएगा. जैसे इंस्टाग्राम खोल दिया, हमारा आँख पहले जाता है नोटिफिकेशन पे. राइट. उसका क्या मतलब होता है? हमारे ब्रेन को लगता है कि लोग मेरे बारे में कुछ तो कहे होंगे, मेरे रील के बारे में कुछ तो कमेंट किया होगा, कुछ इम्प्रेशन छोड़ा होगा, या मुझे कुछ डीएम किया होगा, कुछ मैसेज किया होगा किसी ने. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलती है मेरे बारे में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि मेरा सोशल स्टैंडिंग उससे डिसाइड होता है. और ट्राइबल थिंकिंग होता है कि अगर सोसाइटी ने मुझे जज किया, कुछ गलत बोला, तो मुझे ट्राइब से निकाल देंगे और फिर मैं मर जाऊंगा. इन द ब्रेन सब कुछ उसी पे आके रुकती है कि लोग मुझे मारने वाले हैं. ये एक अगेन गलत थिंकिंग है. हमें खुद को इसे समझाना होगा कि जो भी कमेंट्स आए हैं उससे एक्चुअल में क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट ये समझाना बहुत मुश्किल होता है. आपने देखा होगा कि अगर समझो 10 कमेंट है, 9 कमेंट्स पॉजिटिव है, 1 कमेंट नेगेटिव है, हमारा ध्यान नेगेटिव कमेंट पे ही जाएगा. और वो कमेंट हमारा ऐसा पीछा पकड़ेगा कि वो वही घूमेगा. हमें लगेगा कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे खुद को डिफेंड करना है,
even if it is a anonymous person राइट who has nothing to lose, जिसे ट्रोल कहते हैं, they don't have any identity. उनका जो भी शब्द उन्होंने यूज किया है उसका कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि वो कौन बोल रहा है हमें नहीं पता. इवन देन एक अंदर से ख्याल आता है कि नहीं, let me fight, let me put my point across. It is like fighting into the shadows, but you will still do it. क्योंकि एक threat आ जाता है कि किसी ने गलत कैसे बोला, and you will ignore the 9 people who have said positive things. Right. क्योंकि वो तो मतलब ठीक है खुश रखने के लिए, लेकिन ये जो गलत बोला है, इसने जो रूड बोला है, उसको मुझे सही करना है. दिस इज हाउ ब्रेन फंक्शंस कि वो 5 या 10 अच्छी चीजों को छोड़ देगा, बट वो एक नेगेटिव या एक थोड़ी सी जो आपको मैच नहीं कर रही है, वो उसी पे जाके टिकेगा बार बार. दिस इज हाउ When you are in sympathetic. अच्छा क्योंकि सिंपैथेटिक का एक खासियत है कि इट लीड्स टू मोर सिंपैथेटिक. ओके क्योंकि अगर समझो, मैंने आपको कहा कि इस कमरे में देयर इज अ पॉइजनस स्नेक. अभी तक आप एक बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, बट अचानक से अगर आपके पैर से कुछ वायर कुछ हिल गया, नाउ सडनली यू विल थिंक कि वहां पे स्नेक होगा. तब तक नहीं था, बट नाउ यू विल ओवर इंटरप्रेट डेंजर. So this is what the sympathetic system does. ब्रेन में एक अमिगडाला करके एक एरिया है जिसका काम है एनवायरनमेंट को स्कैन करना फॉर थ्रेट. ओके तो जब आप एंग्शियस होते हो तो अमिगडाला ओवर एक्टिव बन जाता है, उसी से सिंपैथेटिक सिस्टम कनेक्टेड है. तो एंग्जाइटी में दी अमिगडाला इज ओवर एक्टिव. ओके यू आर सीइंग थ्रेट इवन व्हेन देयर इज नो थ्रेट. तो ये फोमो भी एक उसका एक एक्सटेंशन है कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्या मेरे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ. तो वंस यू गो इनटू पैरासिम्पैथेटिक वो सब निकल जाता है. तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो कि यू टेक आउट 5 minutes and you just do deep breathing, ओके and then you open the same Instagram app, you read the same message, और आप देखो कितना फर्क पड़ रहा है आपको. It will be very different. ओके क्योंकि वो 5 मिनट ऑफ डीप ब्रीदिंग से योर बॉडी हैज गॉन फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक. और अभी रियलिटी चेंज हुआ है. पहले जो थ्रेटनिंग लग रहा था, अभी लग रहा है कि ये क्या रिडिकुलस है. तो दिस एक्सरसाइज इज समथिंग दैट एवरीवन बॉटम टू अप अप्रोच बॉटम अप. बॉटम अप अप्रोच राइट. नो वेरी इंटरेस्टिंग. ये सारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली होता क्या है इन सब के पीछे, जिससे हम रोज 2-4 हो रहे हैं और जिससे रोज गुजर रहे हैं. नाउ one more thing which I think is responsible for your mental health is relationship. Yeah. Nowadays आप चारों तरफ देखें in the news everything. I think there is a recent study from IIT Mumbai, IIT Bombay, जिसमें उन्होंने अपने कैंपस में ही मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें की हैं जहाँ पे स्टूडेंट कैन गो एंड टेक सम हेल्प. उन्होंने एक स्टडी कराई एंड दे कम टू नो कि 60 to 70% जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप. तो ये तो IIT बॉम्बे की कहानी हो गई जहाँ पर यंगस्टर्स हैं, लेकिन समाज में भी अगर चारों तरफ देखें या अपनी डे टू डे लाइफ में आसपास में लोगों को देखें तो रिलेशनशिप्स नाउअडेज कॉजिंग अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज. क्या हो रहा है इस समय, हम क्यों ऐसी मेंटल स्टेट पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है? रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप. That can be in the form of close friends also. That can be in the form of community, जैसे shared interest वाले communities, and in the form of romantic relationships. ये एक underlying need होता है brain का to spend time with people. बट द डिलेमा या कहें या कंट्राडिक्शन, एक तरफ हम ऐसी सोसाइटी देख रहे हैं जहाँ 4 लोग साथ में बैठे हैं पर वो फोन पर हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे. दूसरी तरफ सारी प्रॉब्लम, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप्स के अंदर. क्या ये दोनों चीजें को रिलेटेड है? नहीं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि कई बार वो फोन पे भी दे आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल. वो इंस्टाग्राम खोल रहे डीएम देखने के लिए, व्हाट्सएप खोल रहे देखने के लिए कि किसी ने मैसेज किया है क्या. तो इट इज अ कंफ्यूजिंग प्लेस टू बी इन, एंड लोग कॉन्फ्लिक्टेड है इस बारे में. इनफैक्ट लोनलीनेस इज नाउ अ एपिडेमिक. राइट. Loneliness rates across UK, US, even India are increasing. क्योंकि हम especially in the cities, more and more people are staying by themselves, they're staying with roommates, लेकिन सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं. And
ऑल ऑफ देयर कनेक्शंस आर नाउ ऑनलाइन, और रियल लाइफ कनेक्शंस काफ़ी कम हो रहे हैं. दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि लोनलीनेस इज़ अ थ्रेट. अगर हमें लगा कि मेरे लिए कोई है नहीं, ये जो थॉट है वो भी एक थ्रेट होता है ओके. ब्रेन के लिए. और अगर मैंने जैसे पहले बताया था, थ्रेट माने स्ट्रेस, और क्रॉनिक स्ट्रेस इज एन इशू. क्रॉनिक स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है. तो लोनलीनेस इज नाउ वन ऑफ द रीजंस व्हाई हार्ट अटैक्स माइट गो अप. सो इट्स नॉट अ लाइट टॉपिक, डेफिनेटली इस पे बात करना चाहिए. द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट रिलेशनशिप इज, एक टाइम पीरियड होता है जब रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम पे पीपल आर लुकिंग टू गेट रोमांटिकली अटैच टू पीपल. तो जैसे अगर हम किसी कॉलेज में स्टडी करें तो रिलेशनशिप्स विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट. मे बी इफ यू डू अ स्टडी अराउंड 60-year-olds, फाइंडिंग न्यू रिलेशनशिप माइट नॉट बी अ टॉप प्रायोरिटी, उनके लिए और कुछ होगा. बट हमारे जनरेशन में पीपल बिटवीन से 15 years of age to 35-40 years of age, रिलेशनशिप इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ब्रेन में क्या होता है रिलेशनशिप के टाइम पे, अगर हम किसी से रोमांटिकली अटैच्ड हो जाते हैं तो ब्रेन को लगता है कि ये जो अलग जो एंटिटी है, दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ मी. इसको प्यार कहते हैं. तो प्यार में यही होता है कि हमारे और दूसरे किसी के बीच का डिफरेंस चला जाता है. तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिससे बॉन्डिंग होती है ब्रेन में. और इस वजह से हमारा, उनको अगर दर्द हुआ तो मुझे दर्द हुआ. तो रिलेशनशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ हम बहुत वैल्यू अटैच करते हैं इस कनेक्शन में. और जब वो टूट जाती है तो हमें उतना ही दर्द होता है जैसे हमारा ही कुछ हिस्सा निकल गया हो. विच इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल, क्योंकि आज के ज़माने में जब हमारे पास टाइम और अटेंशन नहीं है हमारे काम के लिए, खुद के लिए, और किसी पे टाइम और अटेंशन देना भी एक चैलेंज हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर नाउ कमिंग तो टुगेदर. वहां से जो एक सुंदर सी चीज है वो टॉक्सिक या खराब होना शुरू होती है, एंड दैट क्रिएट्स अ मेंटल इशू. यस. आपको तनाव में रखेगी, आपको डिप्रेस करेगी, आपको स्ट्रेस में डालेगी. यस. राइट. अच्छा, इसका एक और साइड देखने को मिलता है, दैट इज समथिंग लाइक कि और वो मैंने देखा है कि उसका बहुत लॉन्ग एंड डीप इम्पैक्ट होता है. कुछ एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताऊंगा. दैट इज लूजिंग अ नियर एंड डियर वन, मदर, फादर, ब्रदर, अ गुड फ्रेंड. और ये हमने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा देखा, जब लोगों ने मतलब आउट ऑफ ब्लू, जहाँ उम्मीद नहीं थी या जहाँ कोई ऐसी आशंका नहीं थी आपको कि कुछ ऐसा होगा, somebody loses father, mother, brother, friend, anyone. और वो अभी भी लोगों के दिमाग पर है. दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ दैट. या व्हाई? मुश्किल टॉपिक है बिकॉज ये सुनने में ही कई लोगों को वो सब मेमोरीज आ सकते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है. तो हम बात करेंगे इसके बारे में बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेन ग्रीफ के साथ कैसे डील करता है. एंड सच तो ये है कि द ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू डील विथ लॉस. हमारे पास वो इनहेरेंट कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ हमारे से निकल जाता है और ऐसा निकल जाता है कि हमें लगेगा कि वापस कभी नहीं आएगा, दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ पेन. दैट कैन बी समथिंग स्मॉल, दैट कैन बी योर मोबाइल फोन. अगर हमारा मोबाइल फोन गुम जाता है, समझो पिक पॉकेट हो गया, एक हफ्ते के लिए यू आर वेरी सैड. राइट. राइट. उसके बाद क्या होता है, यू कम टू टर्म्स विद इट कि चलो चला गया, हम दूसरा ले लेंगे. And that new phone will now replace the old phone. जी. What if that phone is irreplaceable? मतलब हमेशा के लिए वो लगेगा कि वो रिप्लेस नहीं होगा, मतलब वो चला ही गया है. There is no inherent way of dealing with that, which is why grief is a big topic. As a doctor, we have had to deal with this throughout our lives. Since residency, we have dealt with how to tell somebody that a loved one has gone. And the truth is that there are stages of coming out of grief. Okay. पहले इसको एक फ्लो चार्ट में बताते थे. इट्स कॉल्ड क्यूबलर-रॉस स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. आपने सुना होगा, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस.
अभी कहा जाता है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. ऐसा नहीं कि हम 0.1 से 0.5 एक तरफ से ही जाएंगे. हो सकता है कि पहले एंगर आ जाए, फिर डिप्रेशन आ जाए. हो सकता है कि किसी ने एक्सेप्ट किया हो बट वापस डिप्रेशन में जाए. ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, बट इट इज़ अ जर्नी. क्योंकि हमारे ब्रेन को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है. एंड वंस समथिंग गोज अवे, हमारा आइडेंटिटी से एक पार्ट निकल जाता है. तो द रिकवरी फ्रॉम ग्रीफ इज एक्चुअली अ reformation of your identity. Who am I without this person? And that is difficult. In fact, people compare it to recovery from an amputation. अगर एक हिस्सा चला गया हाथ का, how do you live after that? You have to learn to live your life without this part. Never easy. You should take help. ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद से ही करना हो. There are organizations, there are therapists who are trained to help you come out of it. I would say कि कोई भी अगर grief से गुजर रहा हो, talk to someone. Don't try to, be too brave कि मैं नहीं खुद से सब कुछ करूँगा. Just talk to somebody. It will help with your recovery. Right. तो आई थिंक हमने काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड दिस रियल लाइफ कंडीशन सारी बातें की. लाओ थोड़ा सा हम लेकर आते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दैट. एक जो चीज़ जिसका आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, और वो है स्लीप. और इस समय आपने कहा कि शायद इंडियंस सबसे ज़्यादा कम सो रहे हैं एंड देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा, क्योंकि हम बहुत सारे वेरेबल्स आजकल पहनते हैं. फ़ोन में भी आपका स्लीप रिकॉर्ड्स आने लगे हैं एंड दोज रिपोर्ट्स विच कीप ऑन कमिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सेज कि हमारी नींद काफ़ी ख़राब हो गई. एक तो कम हो गई है पहली बात, क्योंकि सोशल मीडिया, फ़ोन, काम, ये वो. तो आपने जैसे कहा 12 बजे तक जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, और जितना सो भी रहे हैं आई थिंक उसकी भी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है या इनफैक्ट पुअर है. ये मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा डिटरेंट है. इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस. यस, क्योंकि स्ट्रेस, जैसे हमने कहा, स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, बट रेस्ट इज व्हाट मेक्स स्ट्रेस टॉलरेबल. राइट. अगर हमारा रात का नींद अच्छा हुआ, दैट इंक्रीजेज आवर रेजिलियंस, दैट इंक्रीजेज आवर एबिलिटी टू डील विद द स्ट्रेस इन द डे. अगर वो नहीं हुआ तो दैट स्ट्रेस कैन बिकम chronic. A good example is a student preparing for an exam. जैसे पूरा दिन पढ़ाई किया, सपोज रात में भी पढ़ाई किया, वो पढ़ रहे सो दैट दे कैन रिमेंबर थिंग्स, बट वो मेमोरी फॉर्म होगा नींद में. तो अ स्टूडेंट नॉट स्लीपिंग इन ऑर्डर टू स्टडी इज एन ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि उसका वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि द ब्रेन इज टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, बट अगर आप सो नहीं रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं. तो अगले बार वो जब एग्जाम देने जाएगा तो उसको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन क्या था आंसर. उल्टा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नींद और खराब हो जाएगा. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज आर दैट दे आर ऑल विशियस साइकिल्स. एक प्रॉब्लम आता है, हम उससे जल्दी से ट्रीट नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, एंड देन इट बिकम्स वर्स. सो स्लीप इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेस. न्यूरोलॉजिकली स्लीप को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कुछ ब्रेन में काफ़ी कुछ होता है सोते वक्त? यस, सो स्लीप इज एक्चुअली लाइक अ स्टेयरकेस. ओके, ठीक है. तो अगर आप सोचोगे कि ग्राउंड लेवल इज वेयर वी आर अवेक, तो जैसे एक स्टेयरकेस है जो नीचे नीचे जा रहा है. दीज आर ऑल स्टेजेस ऑफ स्लीप. आइडियली यू शुड रीच द बॉटम लेयर 4 times और 5 times इन अ नाइट. तो हम जब सोते होंगे तो ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में चले गए, -1, -2, -3, -4. फिर -4 से हम वापस -2 तक आते हैं, -1 तक आते हैं, फिर वापस -4 पे जाते हैं, फिर वापस -1 पे आते हैं. ईच टाइम यू गो फ्रॉम -1 to -4 एंड बैक इज 1 स्लीप साइकिल. ऐसा 4 बार होना चाहिए या 5 बार होना चाहिए. Each sleep cycle takes around 60 to 90 minutes. That is why they say 6 to 8 hours. Agar 6 to 8 hours if you sleep, then roughly you are getting 4 sleep cycles or 5 sleep cycles, which is healthy. Now 2 things can happen. Either you might not get full sleep. तो जैसे आपने सिर्फ 3 घंटा सोए, so you might get 2 sleep cycles.
दैट इज हार्मफुल, और यू डोंट गेट डीप स्लीप, आप -2 तक गए फिर वापस -1 पे आ गए। तो देर आर थिंग्स दैट हैपन इन द ब्रेन ओनली ड्यूरिंग द डीप स्टेज, तो अगर वो मिस आउट हो गया तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। करेक्ट। सो वन मोर थिंग विच इज़ रेगुलरली सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स की ये जो आपके स्लीप की क्वालिटी ख़राब हो रही है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है आपका फ़ोन, कि आप जस्ट बिफोर, ये हम सबकी आदत है रेगुलरली कि आप बिस्तर पे जाने के बाद भी थोड़ी देर स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो काम के लिए हैं चाहे फ़न के लिए हैं, लेकिन आपने आधा पौना घंटा उसके साथ, डज इट इम्पैक्ट योर स्लीप? सो स्लीप इज अ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो जब आप सोने जाते हो तो योर बॉडी हैज टू गो इनटू रेस्ट। तो जैसे -1 में जाने के लिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ज़्यादा आसानी से जा सकते हो। आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो एंड यू सी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हो, आप अभी 4th फ्लोर पे हो। अभी 4th फ्लोर से -1 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आओगे भी तो चांसेस है कि वापस आप ग्राउंड पे जा सकते हो जल्दी से, तो आपका डीप स्लीप अफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज वाई द रिकमेंडेशन इज कि अगर आपको समझो 10 बजे सोना है तो 9 o'clock से ही यू स्टार्ट अनवाइंडिंग। तो मे बी यू आर ऑन द 10th फ्लोर, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाओ। डोंट एक्सपेक्ट कि 10th से आप डायरेक्ट -1 पे आओगे, विच इज वॉट पीपल डू व्हेन दे टायर देमसेल्व्स आउट। So that is the equivalent of just jumping, Okay. which is not healthy. So you have to slowly come down. तो unwinding, this is also called as a sunset phenomenon. तो जैसे लाइट कम हो रहा है वैसे ही आपका भी एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो एक आध घंटे पहले आप फोन टीवी ये सब बंद हटा करो, दें, then you'll get a better sleep. better sleep, do things that put you into parasympathetic. So you can go for a light walk, Okay. you can talk to your family friends, you can meditate, you can do some stretching, do your daily activities, nothing that excites you, nothing that makes you think that मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि all those things put you into sympathetic. तो sleep can get affected. अभी एक आध दो बार हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, because our brain is very adaptable. The problem is if you continue bad sleep for many years, that is when the harm happens. Okay. एक दो बार हुआ हफ्ते में, it's still fine. Your brain can still, recover from that. आपने मेडिटेशन का बोला, काफ़ी बातचीत होती है इन दिनों मेडिटेशन की। डज मेडिटेशन रियली हेल्प यू टू काम डाउन एंड टू कंसंट्रेट, टू फोकस? मतलब आपके मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, और क्या वो रोल प्ले करता है या इसकी बात ज़्यादा होती है? नहीं, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है एंड इट डज हेल्प, क्योंकि अ की एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज दैट आप बॉडी को स्टिल रख रहे हो एंड यू आर ब्रीदिंग. इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेडिटेशन प्रैक्टिस कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान दो. और जैसे ही आपने ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, यू स्टार्ट ब्रीदिंग इन स्लोली एंड डीपली, योर बॉडी गोज फ्रॉम सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक. So the main purpose of meditation is to keep your body in parasympathetic for a longer time. Okay. So वो अगर आपने अचीव किया तो ही आधा बेनिफिट तो मिल ही गया आपको. Not even going into the thoughts benefit. तो if you just do deep breathing, वहीं पे आपका फायदा होने लग गया. अभी मेडिटेशन पे उसके ऊपर भी फायदा होता है कि you are now trying to control your overthinking. तो आप एक चीज पे सोच रहे हो, एक पॉइंट पे देख रहे हो. ऑल दीज थिंग्स विल ट्रेन योर ब्रेन टू काउंटरैक्ट योर ओवर थिंकिंग. तो उससे अमिगडला, जो मैंने एक एरिया बताया था जिससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, अमिगडला का एक्टिविटी कम होता है व्हेन यू मेडिटेट. सो इन अ वे यू आर रिवर्सिंग एंजाइटी, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू काम डाउन. And once you calm down, that effect will last for the next 10 hours, 12 hours. So I really like that habit of meditating in the morning, even 5-10 minutes, and then starting your day. You will find that the rest of your day goes better. तो मेडिटेशन हेल्प करता है आपको Absolutely. आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. अगर आप देखोगे सारे रिलीजन्स भी ऐसे सब प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं. जैसे प्रेइंग
in a way Is is a a form of that. meditation. कि आप आपका attention हमेशा खुद पे रहता है. That is what anxiety does. कि मैं मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या हुआ. प्रेइंग में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपका थॉट्स बाहर जाता है, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो आप, दुनिया के बारे में सोच रहे हो, या आप किसी हायर पावर के बारे में सोच रहे हो. इवन दैट इज इनफ टू काम डाउन. A sense of security भी आप महसूस करते Correct. हो उसमें कि हाँ, there is someone who will take care of me or something. Correct. That makes you calm down. Correct. Now one more important question doctor said is food. Nowadays हम खाने के बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जिस वक्त में हम हैं, so lot of junk foods and this and that. फूड का आपकी मेंटल हेल्थ से कोई सीधा कोरिलेशन है? लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली. शॉर्ट टर्म में योर बॉडी एंड योर ब्रेन कैन हैंडल almost anything that you put into it, but over a long time any reserve can get broken. तो जितना भी तुम्हारे inherent systems है, अगर आपने खराब ट्रीट किया उसको, over a period of time वो टूट जाता है. So the foods that can harm you is things that can harm your body. तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रेन को हार्म करेगा, पूरे बॉडी को हार्म करेगा. So anything that can increase the chances of you getting diabetes are the things that are harmful for your brain. Okay. So ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर किसी को ये जानना है कि what can I eat to improve my mental health, the answer is whatever can improve your metabolism. Okay. So what can harm your metabolism? High carbohydrate foods, simple carbs. Complex carbs are good. जैसे fiber is good, but simple carbs like refined sugar is bad. उससे लॉन्ग टर्म में हार्म होता है. अगर बर्थडे में केक खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रोज केक खा रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम होता है. क्योंकि ये याद रखना कि डायबिटीज होना इज एन एंड स्टेज. डायबिटीज इज अ फेलियर ऑफ योर मेटाबॉलिक सिस्टम, बट उसके पहले भी कई चीजें हो रही है बॉडी में, और जैसे मैंने पहले बताया था उसका इफेक्ट हो सकता है ब्रेन में हो, एंड उसका एक इफेक्ट हो सकता है कि पहले मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए. मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ. सो ईट इन अ वे दैट यू विल नॉट गेट डायबिटीज, एंड दैट इज द वे यू शुड ईट फॉर मेंटल हेल्थ. ओके, तो आप बस एक सिंपल अपना खाना अच्छा रखिए एंड दैट विल वर्क. हाँ. ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है. कुछ लोग कहते हैं अखरोट खा लो, कुछ लोग कहते हैं बादाम खा लो. दोस थिंग फॉर मेमोरी इंपॉर्टेंट है. अच्छा. क्योंकि फूड में क्या होता है, you need to have fatty acids. तो there are two types of fatty acids. एक होता है trans-saturated fatty acids, which are harmful, जो repeated boiling of oil से होता है. So every time you eat any fried food from outside, that has trans-saturated fatty acids. समोसास, वड़ा पाव, सब कुछ. Again, महीने में एक बार ठीक है, but रोज गलत है. But the other end of it is omega-3 fatty acids, which are useful. So walnuts have that, flax seeds have that, fish has that. So those foods are good. So that can improve your metabolism. So you should eat those foods. Right. Now एक सवाल जो मेरे मन में था, is there any way, क्या कोई तरीका है to keep yourself happy, मतलब as a function of a brain, डोपामीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे आप कंट्रोल कर सकें कि हाँ जब मेरी मन हो, जब मेरी इच्छा हो, थोड़ा सा डोपामीन मेरे अंदर रिलीज हो और मैं खुश हो जाऊं? Happiness is what every philosophy, every religion has always chased. कि लोग खुश रहने चाहिए. But interestingly, every religion has also differentiated between two types of happiness. क्योंकि जैसे भगवत गीता की बात करूंगा, भगवत गीता में बता रहे हैं कि if you are chasing sensory happiness, जो खुशी मिलती है तुम्हारे सेंसेस से, वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें हार्म करेगा. और एक होता है तुम्हारा हायर हैप्पीनेस, जो तुम्हारे धर्म फॉलो करने से मिलती है, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है. तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये न्यूरो साइंटिफिकली भी देयर इज सम ट्रूथ टू इट. तो अभी मैं न्यूरो साइंटिफिकली बताऊंगा कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस. एक होता है लिम्बिक हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, जो तुम्हें चॉकलेट केक खाने से मिलता है. जो किसी ने अगर बोल दिया कि अरे क्या यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, दैट हैप्पीनेस इज टेम्पररी, दैट इज अ ट्रांजिएंट हैप्पीनेस. एक होता है द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एफर्ट, दैट इज अ प्रीफ्रंटल हैप्पीनेस,
जो आपने प्लान किया हो और आपका प्लान सक्सीड हुआ, उससे जो खुशी मिलती है, जिसे सेटिस्फैक्शन या पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. सो व्हेन पीपल से आई वांट टू बी हैप्पी, आई वुड से एज अ न्यूरोसाइंटिस्ट I would advise you to ask what kind of happy, because there is two types of happiness. अगर आपको short term happiness चाहिए, you already know what to do. जाके केक खा लो, शॉपिंग कर लो. The problem is that most people associate that happiness as the happiness, but that is short term. By definition it is short term, क्योंकि dopamine is a short term molecule. वो ज्यादा सेकेंड से ज्यादा नहीं रहता. तो जैसे ही शॉपिंग आपने कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, बाय कर लिया, वो खुशी चली गई. सो अगर आप वो चेस कर रहे हो, देयर इज अ टर्म फॉर इट, इट्स कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल. ओके. सो आपने वो देखा होगा, जैसे एक चूहा होता है और एक व्हील होता है, और वो हैमस्टर, दे आर रनिंग ऑन अ व्हील एंड इट इज जस्ट रनिंग. दैट इज व्हाट डोपामाइन इज. ओके. वो कभी खत्म नहीं होगा, यू विल कीप चेजिंग. सो इफ दैट इज द हैप्पीनेस यू आर चेजिंग, डू दिस. But if it's the long-term happiness, then you have to do something that will give you results after hard work. तो short term में आपको खुशी नहीं मिलेगी, but long term में मिलेगी. So these two kinds of happiness are different. Very well explained. तो अगर आपको खुशी चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक thoughtful होना पड़ेगा, and आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मुझे कैसे वो खुशी मिलेगी. चाहे तो आप रील देख के वो खुशी ले लीजिए, या छोटी मोटी चीज़ों में ले लीजिए, या फिर थोड़ा लंबा प्लान कीजिए, थोड़ा ओरिएंटेशन लाइए कि ये करूँगा तो मुझे एक दिन वो मिलेगा, और इस तरीके से यू हैव टू सेट योर ब्रेन, और फिर वो आपको खुशी देगा. द आयरनी इज दैट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैन नॉट बी प्लान्ड. ओके. क्योंकि हमें वो एमर्ज करता है. अच्छा. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज एन एमर्जेंट प्रॉपर्टी. यू कैन नॉट प्लान फॉर दैट हैप्पीनेस. वो आएगा. इट्स लाइक यू कांट प्लान फॉर अ सिक्स पैक. Okay. Six pack will just come if you just keep working out and you eat healthy. Okay. It's not something that you can say कि ये लो और six pack. So you mean you have to enjoy the process. Yeah. आप जैसे वर्कआउट करेंगे तो 6 महीने लगेंगे आपको, जब वो सिक्स पैक फाइनली किसी एक दिन दिखाई देगा. आप अगर साल भर पढ़ेंगे अच्छे से तो रिजल्ट फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आता हुआ दिखाई देगा. सो द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लर्न कि हाउ टू एंजॉय द प्रोसेस. एंड फाइनली व्हेन यू गॉट द रिजल्ट, तो फिर अगेन वो थोड़ा डोपामिन और उसका कॉम्बिनेशन आपको आएगा कि वो तुरंत आपको रिपोर्ट कार्ड देख के अच्छा लगेगा. हाँ. बट एज यू गॉट इट, और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा. सो वो वाला प्लेजर जो मुझे रैंक आ गया था, आई रिमेंबर दिस. जैसे पूरा साल नीट प्रिपरेशन के लिए आई वाज स्टडीइंग, इट वाज हॉरिबल. 12-13 घंटा दिन में जस्ट टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते रहो. बट एक पॉइंट आ गया जब आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द लर्निंग, एंड फाइनली जब मुझे रैंक आ गया, मुझे सीट मिला, वो खुशी तो डेफिनेटली था, बट दैट वाज लिम्बिक कि अरे मुझे रैंक आ गया. बट उसके बाद जो सस्टेन्ड प्लेजर था कि एक साल पढ़ने के बाद आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो अभी तक नहीं गया है. राइट. सो दैट इज, बट यू कैन नॉट प्लान फॉर दैट. There is no way. You have to keep doing. मतलब वो कर्मण्यवादी का रास्ते वाली बात यहाँ सही हो जाती है कि आपको करते रहना है, देन उसका फल आ जाएगा, तब आपको अच्छा भी लगेगा. कृष्णा इज अ न्यूरोसाइंटिस्ट, मैं बता रहा हूँ, उनको पता था. राइट. नाउ कमिंग टू माय फाइनल क्वेश्चन, डॉक्टर सेड कि इज देयर एनी वे, जैसे हम बाकी फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इतने कदम रोज चल लीजिए, 10,000 स्टेप ले लीजिए, थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लीजिए, हफ्ते में 2 बार थोड़ी पावर वर्कआउट कर लीजिए, खाने को ऐसा मेंटेन कीजिए. ये सब आपके फिजिकल फिटनेस के लिए हो गया, ताकि आपका हार्ट अच्छा रहे, बाकी ऑर्गन्स अच्छे रहे. मेंटल वेलबींग के लिए कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? एंड फाइनली मैं पूछूं कि डॉक्टर वॉरियर, क्या उनको कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता, उनको कभी कोई एंग्जाइटी नहीं होती, और अगर होती तो वो क्या करते हैं? बहुत होती है. नोबडी इज इम्यून. अगर हम यहाँ पे लाइफ में जी रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड, वी आर गोइंग टू लूज कंट्रोल. The important thing is to identify as early as possible कि problem हो रहा है. जैसे फिजिकल में you know problem हो रहा है because there is pain. So I would say that pain is a very important event in life. You should learn to recognize pain. तो बॉडी में अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है, that is your body telling you that भाई यहाँ पे ध्यान दो, कुछ तो है. Right. How do you recognize emotional pain? How do you recognize mental pain? The answer is emotion.
हमें अगर दर्द हुआ, इफ यू आर फीलिंग सैड, इफ यू आर फीलिंग हर्ट, इफ यू आर फीलिंग अपसेट, अगर उसे इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट आएगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज पेन. नाउ हियर इज द चैलेंज, एंड it's more for men, that you don't acknowledge pain. You will acknowledge physical pain, but you don't acknowledge mental pain because you think that it makes me weak. To tell somebody ki what you said hurt me is a sign of weakness. Now the problem is ki because you've not acknowledged it, but तुम्हारे मन में है, it has caused harm. And अभी it is like walking on a fractured bone. आप उस पर चलते रहोगे तो हार्म बढ़ते जाएगा, और कहीं ना कहीं पे ऐसा पॉइंट आएगा जब वो एक्चुअल में टूट जाएगा, फिर आप चल ही नहीं पाओगे, और फिर आप बोलोगे कि अरे ये कहां से आ गया, इट केम आउट ऑफ नोवेयर, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. ध्यान दोगे तो एक्सपेक्ट करोगे ना. राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई फील फॉर मेंटल हेल्थ इज अवेयरनेस. ओके. यू बिकम अवेयर. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारा वो आदत नहीं है, we ignore it. So I would say start writing. Okay. जर्नल करो, उसको कुछ भी बोलो, just start writing it down. क्योंकि क्या होता है, अगर सारा थॉट्स दिमाग में ही है ना, we lie to ourselves. कई बार हम इतना जल्दी झूठ बोलते हैं खुद से कि हमें पता भी नहीं चलता. We cover things up even before you feel it. कि अरे नहीं, छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है. But if you write it, then you can't ignore it. लिख दिया ना, डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि अगले दिन तुम्हारा कहानी बदल जाएगा, बट जो लिखा है वो नहीं बदलेगा. सो देन यू गो बैक एंड रीड इट एंड यू रियलाइज, हाँ यार बुरा तो लगा था. सो द नेक्स्ट टाइम यू विल ब्रिंग इट अप, यू विल टॉक अबाउट इट. एंड पहले बहुत बोरिंग लगेगा कि क्यों ड्रामा कर रहा हूँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ट्रूली बिलीव देयर इज नो अदर वे. अगर तुम्हें काम करना है खुद पे तो यही है. क्योंकि अभी का टाइम बहुत चैलेंजिंग है. जितनी हमने पिछले 1-1.5 घंटे में बातचीत की है कि वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी जो हमारी मेंटल वेलबींग को इम्पैक्ट कर रही है. सो लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. और शायद वो जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की बात की है कि वो थ्रेट अब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई मुझे रिकग्नाइज करना है इस चीज़ को. अगर मैं इसके जाल में उलझता चला गया, सो वन डे इट विल ईट मी अप. तो काफ़ी सारी एक इंसाइट आज डॉक्टर वॉरियर आपसे मिली है. सो मन तो ये है कि विल कीप टॉकिंग और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट या देयर इज़ अ टाइम लिमिट टू एवरीथिंग, वरना वो शायद हमारे देखने वालों के भी दिमाग में घुसना बंद कर देगा. लेकिन या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ ब्रेन फंक्शंस, हाउ ब्रेन इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, और इन जनरल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्या करते हैं आपके साथ, एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दैट. आई थिंक आपने जो भी बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं देखने सुनने वालों के लिए उनको कम से कम एक पॉइंट पे हिट करेंगी. जो आपने कहा ना कि रिकग्नाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने रिकग्नाइज कर लिया तो शायद आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाएगी. फिर जाइए, हो सकता है आपको जो एक्सपर्ट है वो कह दे कुछ भी नहीं, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट गो एंजॉय and chill. So thank you very much, Dr. Warrior, and it's really very nice talking to you. And indeed you are a good content creator and you are a good speaker and everything, but what I realized during the whole talk that you are a absolutely amazing human being as well. So thank you very much, and we are honored to have you on Mental Wealth. तो सभी दर्शकों से भी यही आई होप कि डॉक्टर वॉरियर ने जितनी बातें आज यहाँ पे की हैं वो आपको अब मदद करेंगी हाउ टू बी हैप्पी इन द सेंस कि आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल मेंटल वेलबींग, आपकी मेंटल वेल्थ को, क्योंकि देखिए सब कुछ है लेकिन अगर खुशी नहीं है जीवन में, अगर वो एक उत्साह नहीं है तो फिर सारी चीज़ें आपको बेकार लगती हैं, फिर सारा एसेट ख़राब लगता है. तो ये आपका रियल एसेट है, ये आपकी रियल वेल्थ है, इसे बढ़ाइए, बेहतर कीजिए. एंड डॉक्टर वॉरियर की बातों को ध्यान में रखिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरी बातचीत कैसी लगी. एंड इनफैक्ट मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी कहा था कि ये जो भी हम कर रहे हैं दिस इज़ नॉट फॉर लाइक्स, नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, दिस इज़ जस्ट दैट हम आपकी वेल्थ की बात करते हैं CNBC आवाज़ पर, लेकिन हम अब आपकी और बड़ी वेल्थ यानी मेंटल वेल्थ की बात करते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा सेटिस्फैक्शन, संतोष अपने जीवन में महसूस होगा इस सारी दौड़ भाग के बीच में. चलिए इस एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सुनना चाहते हैं, कि आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं. इनफैक्ट कोई सवाल भी हो तो
तो आप दीजिएगा, हम डॉक्टर वॉरियर से भी कहेंगे कि वो उनको आंसर करें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को सही जगह तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, ये पूरी बातचीत सुनने के लिए। आपको लगता है ये बातचीत किसी और को भी सुननी चाहिए, किसी और को ज़रूरत है इसको ज़्यादा, ज़रूर उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनका भी मेंटल वेल्थ का प्रपोर्शन बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।